दोस्तों 15 जून 2020 की रात लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु संपन्न सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। मौसम माइनस तापमान वाला था, हवाएं थमा देने वाली थी और नीचे गलवान नदी बह रही थी, जिसका पानी इतना जमा देने वाला बर्फ जैसा ठंडा था कि अगर कोई इंसान उसमें गिर भी जाए तो उसकी सांसें तुरंत जम जाए। दोनों ही सेनाओं के पास आधुनिक हथियार, राइफल्स और भारी साजो सामान मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद अगले 6 घंटे तक एक भी गोली नहीं चली और फिर भी दोनों ही पक्षों को बेहद भारी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा था। यह भयंकर लड़ाई लड़ी गई लोहे की रॉड से, पत्थरों से और कांटेदार तारों से लिपटे किलो वाले डंडे से। इसमें भारत ने 20 वीर जवानों ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने 40 से भी ज्यादा सोल्जर्स को खो दिया। यह भारत और चीन बॉर्डर पर पिछले 45 वर्षों में हुई सबसे खूनी और भयानक रात थी। इसमें पहले 1967 में नाथुला और चोला में भारत और चीन के बीच जो क्लैश हुए थे उसमें दोनों पक्षों को बहुत कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन उस क्लैश में असॉल्ट राइफल्स, मशीन गन्स और आर्टिलरी, जिनको तोप कहा जाता है, उनका खुलकर इस्तेमाल हुआ था। इसलिए आप कह सकते हैं कि 2020 का गलवान वैली क्लैश इतिहास का वो सबसे घातक और खूनी संघर्ष था जिसमें बिना किसी बंदूक या आग्नेयास्त्र या आर्टिलरी के इस्तेमाल के भी इतने बड़े पैमाने पर सैनिक हताहत हुए थे। तो इस पूरी डिटेल्ड वीडियो को देखने के लिए साथियों आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो एक बार वहां से जय हिंद जरूर लिखिएगा अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं साथियों इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। गलवान वैली क्लैश से जुड़ी वो तमाम अहम बात जानेंगे जो आपको पता होनी चाहिए और साथ ही यह भी समझेंगे कि इस ऐतिहासिक घटना के बाद आज बॉर्डर की जमीनें हकीकत में क्या क्या वहां बदल चुका है और 2025 में भारत की तैयारी क्या, 2026 में भारत की तैयारी क्या है और आपकी चीन की तैयारी क्या है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से चीन घुसने की कोशिश कर रहा है उसके लिए भारत ने किस किस तरीके की प्रिपरेशन कर रखी है, किस तरीके से रोड्स बनाए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, सप्लाई चेन बनाई जा रही है। अब वो हमें 1962 वाला भारत ना समझे जिस तरीके से इलीगली हमारे अक्षय चीन पर कब्जा करके बैठे हैं। हमारी संसद में हर रोज इस चीज पर बहस होती है कि हमें उनसे अपना अक्षय चीन वापस लेना है। तो अरुणाचल प्रदेश में तो घुसने की जो तुम्हारी हिमाकत है वो तो भूल जाना, सपना ही मत देखना उस चीज का। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये वाला मैप देखिएगा, यहां से आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ना अक्षय चीन वाला पोर्शन है, अक्षय चीन, जिसको चाइना ने 1962 में अवैध रूप से इलीगली क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। उसके बाद एक लाइन डिसाइड होती है, ये एलएसी है। वैसे तो ये पूरा इलाका हमारा ही है यहां तक, ये पूरा, लेकिन इलीगली वो यहां बैठा हुआ है। ठीक है, यहां से उसने एक रोड भी डाल दिया है तिब्बत को जोड़ने के लिए, G219 करके, शिनजियांग शहर को, अपना प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए। और जब इसने इस पर कब्जा करा था तो इसने खुद ही ऑफिशियली बताया था हमें कि भाई साहब अक्षय चीन से होके हमने एक रोड डाल दिया G219 अपने तिब्बत को जोड़ने के लिए। तिब्बत पर भी उन्होंने इलीगली कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, वो लोग आजादी की मांग उठा रहे हैं। जब इन्होंने अक्षय चीन पर ये रोड डाला था तो हमारी सरकार तो सोई हुई थी, हमारे जवाहरलाल नेहरू तो पता नहीं कहाँ किसके पास कौन से उस दुनिया में सोए हुए थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये इलाका हमारा है, ना यहाँ कोई बॉर्डर लाइन बना रखी थी उन्होंने, ना अपनी फोर्सेस यहाँ छोड़ रखी थी। और चाइना पर इतना भरोसा करते थे कि चाइना हिंदी हिंदी चीन भाई भाई करते नारे लगाते रहते थे। और वो बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से आज 1962 का जो युद्ध हुआ, हमारे काफी सैनिक मारे गए, वीर सैनिक। उन्होंने भी चाइना के सैनिकों की उस समय भी हालत खराब कर दी थी, लेकिन हमारे पास न पहनने के लिए जैकेट्स थी, न शूज थे, न वो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, न वो उस टाइप के हथियार थे जो होने चाहिए थे। तो जिसकी वजह से हम ये अक्षय चीन वाला पोर्शन हार चुके थे साथियों। तो अब जो पूरा विवाद है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अब ये वाला जो एलएसी लाइन है, ये एलएसी लाइन, इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इसके पास एक रोड है DSDBO रोड, इसको भी समझना, ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है साथियों। ये थोड़ा सा नक्शा आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये आपकी गलवान वैली है, 14,000 फीट ऊंचाई पर ये जो चल रहा था विवाद वो वहां था। इसके नीचे ये रिवर थी जो बह रही थी, यहां से बहुत सारे सैनिक सोल्जर्स वो थे चाइना के जो ऊपर से गिर गिर के बह गए थे। 40-42 सैनिक यहां बह गए थे उनके। ठीक है, ये आपको समझ में, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पर ये चल रहा था सब कुछ जो चल रहा था। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ये नदी थी, ये पहाड़ी इलाका आपका था। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये पूरा क्लैश पॉइंट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लैश होता है, इसको समझना। ये एलएसी लाइन है, ये गलवान वैली रिवर यहाँ बह रही है साथियों। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इसके थ्रू समझने की कोशिश करना। ये आपकी एलएसी लाइन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अक्षय चीन वाला एरिया, इस साइड वाला। यहां पर आपका चाइनीज बेस बना हुआ है, यहां हमारा इंडियन बेस बना हुआ है साथियों। ये चाइनीज ट्रूप बिल्डअप यहां हो रहा है, यहां हमारी इंडियन आर्मी का कंट्रोल है इस एलएसी लाइन से इधर। अगर आप बात करोगे यहाँ इंडियन साइड है, यहाँ आपकी चाइना साइड है, ये चीज समझ में आ गई। ये एलएसी लाइन है और ये पेट्रोलिंग पॉइंट है 14 नंबर का।
ये भी आप समझ लेना। इधर ये आपकी गलवान रिवर है, ये क्या है, गलवान रिवर, शॉक रिवर, ये भी नाम आएगा शॉक रिवर, ये बेली ब्रिज है, ये भी आप समझना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको जो रोड टूवर्ड्स डीबीओ आपको दिखाई दे रहा है, ये वो वाले रोड्स हैं, ये आपको समझ में आ रहा है पूरा? हाँ सर, ये वाला जो रोड है आपको ये समझना, ये अलग रोड बनाया जा रहा है, ये चीज, ये डीएस डीबीओ रोड है। अब इसको समझने की कोशिश करिए साथियों। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर गलवान वैली भारत और चीन दोनों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। गलवान वैली ईस्टर्न लद्दाख के क्षेत्र में पड़ती है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब है। अगर मैं इसकी बात करूं ना, ये आपकी गलवान रिवर है साथियों, ये आपकी एलएसी है, और यहां से लेके यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस। इधर चाइना की जो बेस, चाइनीज बेस में बने हुए आर्मी के, इधर इंडियन आर्मी का पूरा कंट्रोल है। बात समझ में आ गई? अब आगे समझो, यह इलाका चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख यानी अक्षय चीन के बिल्कुल पास है, इसके जस्ट पास ही तो ये इलाका, जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध के बाद से ही गैर कानूनी तरीके से अपना कब्जा जमा रखा है इस वाले पोर्शन पर। यह घाटी सामरिक और रणनीतिक रूप से इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि इस घाटी के ठीक बगल से निकलती है भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़क, जिसका नाम है, ये जो जिस सड़क का मैं आपको नाम बता रहा हूं, ये वाली सड़क, ये आप देखना, ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, जिसका नाम है दुर्बुक शौक दौलत बेग ओल्डी डीएसडीबीओ रोड। यह सड़क उत्तरी शाचन और काराकोरम पास के इलाके तक भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन है। इसी सड़क को खतरे में डालने और भारत की सप्लाई लाइन काटने के लिए चीनी सेना पीएलए ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत 2020 में कई पॉइंट्स पर आगे बढ़कर फॉरवर्ड पोजीशंस बनानी शुरू कर दी थी। इसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14 भी शामिल था, ये वाला पेट्रोलिंग पॉइंट 14 आपका, ये भी शामिल था इनका, जो सीधे गलवान वैली में आता है। लेकिन इस बार ये हमारी गलवान वैली में आता है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट एलएसी के जस्ट इधर पड़ता है। लेकिन इस बार चीन ने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि उसने 2020 के भारत और उसकी सेना की क्षमता को 1962 के पैमाने से नापने की कोशिश की। चीन को अपनी यह ऐतिहासिक भूल कितनी भारी पड़ी, यह आगे की कहानी में साफ हो जाएगा। बिहार रेजिमेंट का कदम, अब यह समझो, ये भाई साहब, ये हमारी जो टुकड़ी थी ना, ये वाली टुकड़ी, ये संतोष बाबू की, ये वो फोटो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिहार रेजिमेंट का कदम, ये याद रखिएगा साथियों, 16 बिहार रेजिमेंट का कदम मई 2020 में जब चीनी सेना ने कई पॉइंट्स पर आगे बढ़कर अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस बनाई तो भारत ने इसका बेहद कड़ा विरोध किया। भारत ने साफ कहा कि चीन तुरंत स्टेट्स को रिस्टोर करे, यानी 5 मई 2020 से पहले वाली अपनी पुरानी स्थिति पर वापस जाए। चाइना से साफ साफ बोला हमारी इंडियन आर्मी ने, जहां तक कि दोनों देशों की सेनाएं सालों से गश्त करती आ रही थी। इसके बाद 6 जून 2020 को दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में आपसी सहमति से तय किया गया कि दोनों पक्ष कुछ किलोमीटर पीछे हटेंगे, वो इधर हटेंगे, वो इधर हटेंगे अपने बॉर्डर्स की तरफ। एक टेम्परेरी बफर जोन बनाया जाएगा और चीन द्वारा बनाए गए कुछ अस्थायी स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया जाएगा। पर जैसा कि चीन की पुरानी फितरत रही है, धोखा देना और वादों को तोड़ना, 15 जून 2020 की रात को उसने ठीक वही किया। लेकिन भारत 1962 के वॉर से बहुत बड़ा सबक सीख चुका था। 1962 का सबसे बड़ा सबक यही था कि चीन के कहने और करने में हमेशा फर्क रहा है और उस पर कभी अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय सेना भी चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद बैठी थी। 15 जून की रात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू, ये अपनी एक छोटी टीम के साथ जो आपका पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर यह वेरीफाई करने पहुंचे कि चीनी सैनिक वादे के मुताबिक पीछे हटे या नहीं। लेकिन वहां जाकर देखा कि चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आया था। भारतीय इलाके के अंदर चीनी टेंट दोबारा लगा दिए गए थे। जब कर्नल संतोष बाबू ने चीनी कमांडर से उन टेंट्स को तुरंत हटाने को कहा तो चीनी सैनिक ने टेंट हटाने की बजाय बहस शुरू कर दी, आर्गुमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया और एक चीनी सैनिक ने कर्नल बाबू के साथ बदतमीजी करते हुए उन्हें पीछे धक्का दे दिया। किसी भी सेना में रेजिमेंट के जवान के लिए उनके कमांडिंग ऑफिसर एक अल्टीमेट फादर फिगर यानी पिता के समान होते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने सीओ के साथ धक्का मुक्की होते देख भारतीय जवानों का संयम टूट गया और बस यहीं से उस भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई जिसने सीमा का इतिहास बदलकर रख दिया। साथियों, ये आप इस वीडियो में देख भी सकते हो। साथियों, ये मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, ये आप देख सकते हैं। साथियों, बिना गोली चले वो भयंकर युद्ध, इसके तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हाथ से हाथ की खूनी लड़ाई शुरू हो गई।
जवानों ने जो हाथ में आया लोहे की रोड, पत्थर, कांटेदार तारों के व कीलों वाले डंडों से हमला बोलना शुरू कर दिया। चीनी सैनिक पहले से ही इस धोखे की तैयारी करके आए थे और उनके पास स्पाइक्ड कीलों वाले और बोट्स वायर वाले डंडे पहले से मौजूद थे। जिस जगह पर एक क्लैश हो रहा था वो जगह बहुत संकरी थी, बहुत पतली थी, बहुत छोटी सी जगह थी। एक तरफ खड़ी चट्टानें थीं और नीचे गहरी खाई में उफनती हुई गलवान नदी बह रही थी। इस भीषण हाथापाई में कई सैनिक, जिनमें बड़ी संख्या में चीनी सैनिक थे, संतुलन खोकर सीधे -डिग्री तापमान वाली बर्फ जैसी नदी में गिर गए और तेज बहाव में बह गए। चीन को बाद में उनकी बॉडीज रिकवर करने में कई दिनों का समय लग गया। इस दौरान इतनी ब्रिटल और भयानक फाइटर होने के बावजूद किसी भी तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई थी। इसका कारण था 1996 का प्रोटोकॉल रूल। भारत और चीन के बीच 1993, 1996, 2005 और 2013 में कई द्विपक्षीय समझौते हुए थे, जिनके तहत दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी पक्ष फायर आर्म्स, बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेगा, आमने सामने की स्थिति में संयम रखेगा और एस्केलेशन रोकने के लिए डिप्लोमेसी का सहारा लेगा। तकनीकी रूप से जवानों के पास असॉल्ट वेपन्स मौजूद थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नियमों का पालन करते हुए गोलियां नहीं चलाई गई। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां जवानों का स्टेमिना, ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल और देश के प्रतिनिष्ठा सब कुछ एक साथ टेस्ट हो रहा था। इस खूनी कलेश में भारत के 20 वीर योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल थे। साथियों, यहां आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, संतोष बाबू भी शामिल थे। उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अच्छा, चीन का झूठ, यह भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ एक लड़ाई में चीनी सेना को भारत से दोगुना नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अपनी भारी फजियत से बचने के लिए चीन ने तुरंत प्रोपोगेंडा और एक झूठा नैरेटिव चलाना शुरू किया। चीन ने शुरुआत में मौतों का आंकड़ा पूरी तरह छुपाया और घटना के पूरे एक साल बाद 2021 में आधिकारिक रूप से सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात को स्वीकारा। इन्होंने चीन को यह स्वीकार करने में भी 1 साल का वक्त लग गया कि उसके सैनिक मारे भी गए हैं और उसने सिर्फ उन्हीं 4 सैनिकों को सम्मानित किया, जबकि अपने बाकी मृत सैनिकों को चीन ने पहचान तक देने से इंकार कर दिया। यह चीन की असलियत है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं, कमेंट बॉक्स में अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट जरूर करा करो, जय हिंद लिख के। मैं इस स्टेट से अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करता हूं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। चीन के सफेद झूठ का पर्दाफाश अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र जांच एजेंसियों ने किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध इन्वेस्टिगेशन आउटलेट द क्लैक्जन ने चीनी सोशल मीडिया और स्थानीय रिपोर्टों के गहन विश्लेषण के आधार पर खुलासा किया कि गलवान क्लैश में चीन के कम से कम 38 से 42 सैनिक मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर नदी के तेज बहाव और बर्फीले बहाव में बह गए थे। बाद में भारतीय सेना की तरफ से भी आधिकारिक जानकारी आई कि उस रात मैदानी जंग में मौजूद भारतीय जवानों ने खुद अपनी आंखों से 60 से ज्यादा घायल और मृत चीनी सैनिकों को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा था। हालांकि सटीक आंकड़े का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन यह साफ था कि चीन का नुकसान 4 मौतों से कई गुना ज्यादा था। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वो चल रहा था भाई साहब, ये समझना भी बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिजिटल स्ट्राइक्स। जमीन पर मुहक्की खाने के बाद चीन ने दूसरा मोर्चा खोला, जिन्हें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सूचना युद्ध कहते हैं। अपनी हार और फजियत को छुपाने के लिए चीन ने फर्जी वीडियोस और प्रोपोगंडा फैलाना शुरू किया, जिसमें चाइनीज एक्टर्स को सैनिक बनाकर गलवान साइट पर चीन का कब्जा दिखाने के झूठे दावे किए गए। लेकिन भारतीय सेना और मीडिया ने चीन के हर एक फर्जी वीडियो का पर्दाफाश करके उनकी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भारत ने चीन की अर्थव्यवस्था और टेक सेक्टर पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया, जिसे डिजिटल स्ट्राइक कहा गया। भारत सरकार ने देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी, अखंडता और डेटा सिक्योरिटी का हवाला देते हुए टिकटॉक, पबजी, बीचैट जैसी मशहूर चाइनीज एप्लीकेशन समेत 300 से अधिक ऐप्स को चरणबद्ध तरीके से भारत में पूरी तरह बैन कर दिया। यह सिर्फ यूजर डेटा प्राइवेसी का मुद्दा नहीं था, बल्कि चीन को यह बहुत बड़ा मैसेज था कि भारत उसे सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और इकोनॉमी के फ्रंट पर भी करारा जवाब देगा। 2020 से 2022 के दौरान हुए इन इवेंट्स ने चीनी टेक कंपनियों के लिए भारत का विशाल बाजार व्यापारिक रूप से बंद कर दिया साथियों। अच्छा, अब यह जानना बहुत जरूरी है कि 2026 में
भारत की जो मिलिट्री पावर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है, जिस तरीके से हमने एलएसी के आसपास जिस तरीके से नए नए हमने एयरबेस बनाए हैं, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नए नए रोड्स बना रहे हैं, सप्लाई चेन बना रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हैं, जिससे चाइना दोबारा से वो हरकतें ना करे विस्तारवादी नीति वाली जो पहले से करता है, जो और देशों के साथ कर रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है साथियों। आपको ये पता होना चाहिए बफर जोन ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बफर जोन है, ये वाली ये। अब यहां इसके आसपास भारत कितनी तरक्की कर रहा है, भारत यहां किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है साथियों। ये जो पूरी लाइन है ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो हालांकि एलएसी पर हालात अब स्थिर हैं, लेकिन सेना प्रमुखों के मुताबिक स्थिति अभी भी काफी संवेदनशील बनी हुई है। अब सालों बीत चुके हैं और गलवान जो पीपी 14 पॉइंट है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग, तीसों के उत्तरी और दक्षिणी बैंकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे जरूर हटी हैं और वहां टेम्परेरी बफर जोन बनाए गए हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर दर्जनों दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बफर जोन्स में अभी भी रेगुलर पेट्रोलिंग नहीं होती है। ये बफर जोन जो मैं आपको बता रहा हूं, यह बेहद सीमित शर्तों के साथ होती है। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों का पुनः गठन, रीएडजस्टमेंट किया गया है ताकि क्लैश का रिस्क कम रहे, लेकिन ओवरऑल सैनिकों की संख्या में कमी नहीं आई है। आसान शब्दों में कहें तो डिसएंगेजमेंट, अग्रिम मोर्चों से पीछे हटना हुआ है, लेकिन डी एक्सक्लेशन, सैनिकों की कुल संख्या और भारी हथियारों को कम करना अभी भी बाकी है। भारी आर्मर्ड गाड़ियां, टैंक और आर्टिलरी आज भी क्षेत्र में ही तैनात हैं। समझ रही हो आप? 2020 से पहले सीमा पर जो नॉर्मल और लाइट डिप्लॉयमेंट होती थी, उसकी वापसी अब लगभग नामुमकिन मानी जा रही है। लेकिन गलवान क्लैश के बाद भारत ने अपनी सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमताओं को अभूतपूर्व स्पीड से बढ़ाया है। अगर मैं सबसे पहले आपको बीआरओ की बात करूं साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो रोड, जिस तरीके से कनेक्टिविटी, जिस तरीके से इंडिया अपनी सारी चीजों को बिल्डअप कर रहा है, चाइना जिस तरीके से अपनी सारी चीजों को बिल्डअप कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है साथियों आप लोगों के लिए। तो यही सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा यहां समझाना चाहता हूं। इसको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से समझना। गलवान के तुरंत बाद सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड तेजी से काम करते हुए अकेले पहले ही साल में 1200 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर रोड्स का निर्माण किया है, जिनमें से 85% सड़कें सीधे चाइना सीमा पर थी। अग्रिम एयरबेस कनेक्टिविटी, लेह और थॉइस जैसे दूर दराज बेस के अलावा अब एलएसी के बिल्कुल करीब स्थित न्योम एयरबेस को एक्टिव किया गया है, जहां से फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और हैवी लिफ्ट ऑपरेशन सीधे संचालित हो सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आधुनिक हथियार साथियों। S-400, ये आप देख रहे हो, ये हमारा जो रशिया से लिया गया है S-400, राफेल जेट्स का इंटीग्रेशन, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल्स, एडवांस ड्रोन्स और टैंकों की तैनाती ने भारतीय सेना के रेस्पॉन्स टाइम को कई गुना तेज कर दिया है। पहले जहां भारत ऊंचाई और दूरी के कारण धीमी प्रतिक्रिया देता था, अब रैपिड रीइंफोर्समेंट और ऑल वेदर सस्टेनमेंट मुमकिन है। गलवान के बाद एलएसी अब केवल एक गश्त वाली सीमा नहीं, बल्कि एक परमानेंट फॉरवर्ड डिप्लॉयड वॉर फ्रंट बन चुकी है। अच्छा, चीन की भी वर्तमान स्थितियां क्या चल रही है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। चीन भी कहां पीछे रहता है, वो भी तो तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ने अपनी तैयारी बढ़ाई है, चीन भी उतनी ही आक्रामक तेजी से सीमा पार अपना बिल्डअप किया है। चीन ने PLA, ये समझना बहुत जरूरी है, PLA कि वेस्टर्न थिएटर कमांड का पूरा फोकस अब भारतीय सीमा पर ही केंद्रित हो गया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एलएसी के साथ काराकोरम के पास अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज, एलएसी के तीनों सेक्टरों में नई सड़कें, दर्जनों नए हेलीपैड्स और ड्यूअल यूज एयरपोर्ट्स काजल तैयार किए हैं। पेंगोंग लेक के ऊपर चीन ने दूसरा बड़ा और मजबूत ब्रिज तैयार कर लिया है, जिस पर आर्म्ड बख्तरबंद गाड़ियां तक मूव करती देखी गई हैं। चीन ने तिब्बत और शिनजियांग रीजन में स्थित अपने प्रमुख एयर बेसिस जैसे होतान, कासघर और गरगुंसा में रनवे बढ़ा दिए हैं। वहां हार्डन शेल्टर्स और फ्यूल इम्यूनेशन डिपो बना लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएसी से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने अपने सबसे आधुनिक, अगर मैं बात करूं सबसे आधुनिक J-20 स्टील्थ फाइटर, J-20 स्टील्थ फाइटर की बात करें आप, ये J-10 है और J-20 वाला भी, H-6 रणनीतिक बॉम्बर्स तक डिप्लॉय कर रखा है। चीन ने भी अपनी उपस्थितियों को अस्थायी रूप से हटाकर सेमी परमानेंट फॉरवर्ड पोजीशंस में बदल दिया है।
गलवान को सिर्फ एक रात की झड़प के तौर पर देखना गलत होगा। अगर गहराई से समझे तो यह लड़ाई 3 अलग अलग मोर्चों पर चल रही थी। पहली, गलवान की चोटियों पर, जहां दोनों देशों के जाबाज सैनिकों के बीच खूनी आमना सामना हुआ। दूसरा, नक्शे और कूटनीति पर, जहां बफर जोन्स और पेट्रोलिंग अधिकारियों के रणनीतिक विषाद आज भी बिछी हुई है। और तीसरा, डिजिटल स्क्रीन पर, जहां एप्स, डेटा, साइबर और इकोनॉमिक डीक पलिंग का एक नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। आपके हिसाब से गलवान क्लैश का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? उस रात जवानों का अदम्य साहस और उसके बाद भारत द्वारा की गई आर्थिक व मिलिट्री घेराबंदी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह विस्तृत एपिसोड, ये पूरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।